Good morning to all of you student. Securities market operation, जिसमें कि हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है और हमारा थर्ड यूनिट चल रहा है। थर्ड यूनिट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था रोल ऑफ सेबी इन कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज़ मार्केट। थर्ड यूनिट में जो आपका टॉपिक है वो है सेबी गाइडलाइंस फॉर न्यू इशू मार्केट, राइट। फर्स्ट टॉपिक आपका यही है। तो ये सब स्टडी करने से पहले, सेबी गाइडलाइंस स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेबी क्या है, कब इस्टेब्लिश्ड हुई, उसके क्या रोल्स हैं। तो लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया कि सेबी क्या है, सेबी कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, देन उसकी हिस्ट्री, एंड देन लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया रोल ऑफ सेबी इन कैपिटल मार्केट। सेबी की क्या रोल है कैपिटल और सिक्योरिटीज़ मार्केट में, मीन्स पूंजी बाज़ार और प्रतिभूति बाज़ार में सेबी की भूमिका, या आप इसे इम्पोर्टेंस ऑफ सेबी भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे फंक्शंस ऑफ सेबी भी बोल सकते हो, सेबी के कार्य। ओके, तो उसमें नेक्स्ट अब आपको सेबी के बारे में तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि सेबी क्या है, सेबी के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेबी गाइडलाइंस है आपका न्यू इशू मार्केट, जो कि आपका आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेबी गाइडलाइंस फॉर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, many companies choose to go public. This could be for several reasons like business expansion, diversification, debt repayment, etc. तो जब भी कोई कंपनी इस्टेब्लिश होती है, मैंने ये आपको शेयर के टाइम पे बताया था कि जब किसी कंपनी को अपने कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करना होता है तो वो थ्रू शेयर इनवाइट करती हैं। जब वो पब्लिक से अपने कैपिटल को कलेक्ट करती हैं तो वो सिक्योरिटीज़ मार्केट का हेल्प लेती हैं, स्टॉक एक्सचेंज का। वो बहुत ही रीज़न हो सकता है, या तो बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए हो सकता है, या डाइवर्सिफिकेशन के लिए हो सकता है, या डेप्ट रीपेमेंट के लिए भी हो सकता है। टू फाइल अ कंपनी एज एन आईपीओ, सेबी ICDR हैज़ लेट डाउन सर्टेन गाइडलाइंस दैट आर डिस्कस्ड बिलो। तो जब भी किसी भी कंपनी को फ्रेश शेयर्स मीन्स न्यू शेयर इशू करने होते हैं, ये मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट में आपके 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है उसमें आपका आईपीओ भी इंक्लूड होता है, जो कि आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं आईपीओ के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राइमरी मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स है, इसका मतलब ही होता है न्यू इशू। न्यू इशू ये मार्केट है जहाँ पर कि फ्रेश सिक्योरिटीज़, फ्रेश शेयर्स, फ्रेश स्टॉक्स, फ्रेश जितने भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं सब फ्रेश इशू किए जाते हैं। तो जब भी कोई कंपनी किसी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट के थ्रू फ्रेश इशू करती है, फ्रेश सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, तो इसे हम लोग आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या न्यू इशू मार्केट कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को फॉलो करने होते हैं। आपका सबसे फर्स्ट है इसमें एंट्री नॉन फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रूट। ओके, हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए हिंदी वाले स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये जो सेबी गाइडलाइंस है इसका मैं PDF बना करके हिंदी वालों को मैं नोट्स ग्रुप में डाल दूँगी, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, हिंदी के नोट्स मैं आपको सेबी के ये थर्ड यूनिट के सेंड कर दूंगी। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, एंट्री नॉर्म फर्स्ट, जो कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी रूट है, मीन्स लाभदायक क्या है। फॉर मेकिंग एन एंट्री एज एन आईपीओ द कंपनी मस्ट फुलफिल द नॉर्म डिस्कस्ड बिलो। किसी भी कंपनी को जब भी आईपीओ में डील करना होता है या आईपीओ में एंट्री करना होता है, मीन्स जब भी कोई कंपनी पब्लिकली न्यू शेयर या न्यू इशू करती है, या जब भी वो सिक्योरिटीज़ मार्केट में नए स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, जारी करती है,
तो उसी आईपीओ के थ्रू इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में एंट्री करने के लिए कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जो कि एवरी कंपनी मस्ट फॉलो इट, जो कि सारी कंपनियों को फॉलो करने होते हैं। कोई भी कंपनी जो आईपीओ के थ्रू फ्रेश इशू करना चाहती है, उसे बिफोर द एंट्री इन आईपीओ में एंट्री करने से पहले उसे कुछ गाइडलाइंस है जो कि सेबी ने निर्देश जारी किया है, जो कि सेबी के दिशा निर्देश हैं। तो वो सारे नॉर्म्स को उसे फुलफिल करना होता है। वो क्या क्या नॉर्म्स है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें आपके 4 पॉइंट है। ये एंट्री नॉर्म है। जो सेबी गाइडलाइंस फॉर आईपीओ है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एंट्री नॉर्म, सेकेंड और थर्ड इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका एंट्री नॉर्म। एंट्री करने के लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं सेबी के तरफ से कंपनी के लिए। सबसे फर्स्ट है आपका द कंपनी मस्ट हैव अ नेट वर्थ ऑफ ₹1 करोड़ फॉर द लास्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। कोई भी कंपनी जो कि आईपीओ के थ्रू सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है, जारी करना चाहती है, उस कंपनी का नेट वर्थ जो है वो 1 करोड़ रुपए होना चाहिए पिछले 3 साल तक। मान लीजिए कंपनी ए अगर आईपीओ के थ्रू इशू करना चाहती है, तो कंपनी ए का पिछले 3 साल का जो टर्नओवर है, जो नेटवर्थ है, वो 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, तभी वो कंपनी आईपीओ के थ्रू इशू कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ ₹3 करोड़ ऑफ विच नॉट मोर 50% ऑफ आर हेल्ड इन द मॉनेटरी एसेट्स फॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। मिनिमम जो नेट टेंजिबल एसेट्स है वो उसका 3 करोड़ होना चाहिए, और विच नॉट मोर 50% ऑफ, जिसमें से कि 50% से ज़्यादा मॉनेटरी एसेट्स में नहीं होना चाहिए। मीन्स कोई भी कंपनी उसका पिछले 3 साल से जो टेंजिबल एसेट्स है वो 3 करोड़ होना चाहिए, उस 3 करोड़ का 50% जो है वो मॉनेटरी एसेट्स में होना चाहिए। ओके, क्लियर है। थर्ड आइए, एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ इन द लास्ट 3 to 5 ईयर्स। और कोई भी कंपनी जो आईपीओ के थ्रू इशू करना चाहती है, उसका लास्ट 3 पिछले 3 से 5 सालों तक जो एवरेज प्रॉफिट है वो 15 करोड़ के लगभग होना चाहिए। जिस कंपनी का एवरेज प्रॉफिट 15 करोड़ है औसत लाभ, वही कंपनी आईपीओ के थ्रू इशू कर सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, इंश्योर दैट द साइज ऑफ द इशू मस्ट नॉट एक्सीड 5 टाइम्स द प्री इशू वर्थ। और जो इशू का साइज है वो 5 टाइम्स से ज़्यादा प्री इशू, उसके पहले जो उसने इशू किया है आईपीओ के थ्रू जब भी सिक्योरिटीज़, उसका 5 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है। अब आ जाइए, सेकंड है आपका एंट्री नॉर्म सेकंड। वो तो था फर्स्ट कि पहले क्या क्या फुलफ़िल करना है कंपनी को, ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी कंपनी आईपीओ के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है। सेकंड आइए, सेकंड है आपका एंट्री नॉर्म सेकंड। ओके, अब सेकंड जो आपका एंट्री नॉर्म सेकंड है, ये है आपका QIB रूट। QIB रूट मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रूट। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रूट। तो ये जो एंट्री नॉर्म सेकंड है, अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स है जो कि एवरी कंपनी मस्ट फॉलो इट। सभी कंपनियों को जो कि आईपीओ के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती हैं, जारी करना चाहती हैं, उन्हें भी ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो करनी होती हैं, जो ये सारे पॉइंट्स हैं। और ये एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी गाइडलाइंस है सेबी की, ये नेसेसरी है, मीन्स मैंडेटरी है कि ये एवरी कंपनी को फॉलो करना ही करना है। अगर वो कंपनी सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील करना चाहती है तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती थी बिना ये सारे नॉर्म्स को फॉलो किए ही वो अपना सिक्योरिटीज़ इशू कर दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एवरी कंपनी, जितनी भी पब्लिक कंपनी है जो कि आईपीओ के थ्रू इशू करना चाहती है, उनको ये फॉलो करना ही होता है। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड नॉर्म, एंट्री नॉर्म सेकेंड, जो कि आपका QIB रूट है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, इफ़ द कंपनी इज़ विलिंग
to expand but fails to accomplish any of the guidelines mentioned above, then the SEBI comes with certain alternatives. Okay? If the company is willing to expand but fails to accomplish any of the guidelines mentioned above, then the SEBI comes with certain alternatives. यदि कोई कंपनी जो कि एक्सपेंड करना चाहती है, मीन्स आईपीओ में सिक्योरिटीज़ इशू करने के थ्रू वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, बट फेल्स टू अकम्प्लीज एनी ऑफ द गाइडलाइंस मेंशन अबव, बट वो फेल हो गई है, जो कि मैंने एंट्री नॉर्म आपको फर्स्ट में जितने भी गाइडलाइंस पॉइंट्स बताए थे उन किसी भी गाइडलाइंस या को फॉलो करने में वो फेल हो गई है, मीन्स नहीं कर सकती, तो देन द सेबी कम्स विथ सर्टेन अल्टरनेटिव्स। तब सेबी के पास कुछ सर्टेन अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, विकल्प होते हैं, जो कि वो कंपनी उसे ईजीली फॉलो कर सकती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आइए, सेकेंड पॉइंट है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन द कंपनी कैन असेस द पब्लिक इंटरेस्ट वाया बुक बिल्डिंग प्रोसेस, that is to say regulated bidding from a shareholder with the specific price band. This helps in determining the share value. तो जो कंपनी फेल हो गई है, कोई भी नॉर्म को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तब अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन, इस गाइडलाइन के इस दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स पब्लिक तक पहुंच सकती है, अपने सिक्योरिटीज़ के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। कैसे? थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू कंपनियां पब्लिक को इनवाइट कर सकती हैं। रेगुलेटेड बिडिंग फ्रॉम अ शेयर होल्डर विद द स्पेसिफिक प्राइस बैंड, जिसमें कि स्पेसिफिक प्राइस बैंड कंपनियां डिसाइड करती हैं, उसके थ्रू वो शेयर होल्डर से बिडिंग करवाती हैं। तो जो बिड फाइनल होती है उसके थ्रू कंपनियां अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती हैं या इशू करती हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द शेयर वैल्यू, जिससे कि उस पर्टिकुलर कंपनी के सिक्योरिटीज़ का शेयर वैल्यू डिटरमाइन होता है, निर्धारित हो जाता है, और फिर जो वो कंपनियां होती है वो उसी शेयर वैल्यू में वो अपनी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को आईपीओ में इशू करती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड पॉइंट है आपका, 75% ऑफ द टोटल नेट ऑफर ऑफ दिस विल बी अलॉटेड टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब ये जो बिड के बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जो कंपनियां इशू कर रही हैं उसमें जो 75% है टोटल नेट ऑफर, जो टोटल कुल जो नेट ऑफर आएगा उसका 75% कंपनियों को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अलॉट करना पड़ता है। मीन्स कंपनियां जो टोटल नेट ऑफर होंगी उसका 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अलॉट करेंगी, बाकी जो 25% है रेस्ट वो अदर शेयर होल्डर्स को वो उसके लिए इनवाइट कर सकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आइए, लास्ट पॉइंट है आपका, इफ़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैल्यू ऑफ QIB इज़ नॉट अकम्प्लिश देन द कंपनी विल रिफंड द सब्सक्रिप्शन फीस। हाँ, यदि जो आपका 75% डिसाइड किया गया है QIB के लिए, अगर कंपनियां वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैल्यू को अकम्प्लिश नहीं कर पाती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती हैं 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से, तब जो कंपनियां होती हैं उनको अपना जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है उनको वो रिफ़ंड करना पड़ता है। जो भी उनका जो अमाउंट है, जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस उन्होंने लिया है, वो उनको बायर्स को रिफ़ंड करना पड़ता है। मीन्स मिनिमम जो है सब्सक्रिप्शन वो 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के थ्रू उनको अलॉट करना उनको ज़रूरी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए स्क्रीन पे, ये है आपका थर्ड जो कि अदर गाइडलाइंस है। दो आपने पढ़ लिया, एंट्री नॉर्म फर्स्ट एंड एंट्री नॉर्म सेकेंड। अब ये थर्ड है आपका अदर गाइडलाइंस, अन्य दिशा निर्देश। इसमें भी कुछ पॉइंट्स है, वो क्या क्या है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, टू फाइल द कंपनी एज IPO इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंपनी टू फाइल अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट नोन एज ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस टू सेबी। कोई भी कंपनी जो कि IPO में फाइल करना चाहती है
ठीक है, मीन्स आईपीओ के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स को जारी करना चाहती है, इशू करना चाहती है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये एसेंशियल है, ये ज़रूरी है कि कंपनी को एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसे कि ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं, वो सेबी के पास वो उसे फाइल करना कंपल्सरी है, अनिवार्य है और नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सेकेंड पॉइंट है आपका, द ड्राफ्ट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, risk associated, the response of the company towards risk and the detail of the company's leadership। जो ड्राफ्ट जो ऑफर डॉक्यूमेंट जो कंपनियां प्रिपेयर करके सेबी के पास सबमिट करती हैं, उस ड्राफ्ट ऑफर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंपनियों को इंक्लूड करना है, देखिए उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का कॉन्टैक्ट है वो होना चाहिए, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। रिस्क एसोसिएटेड मीन्स जितना वो आईपीओ के थ्रू इशू कर रही हैं उसमें कितना रिस्क है। द रिस्पॉन्स ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स रिस्क, और जो रिस्क होगा उसके प्रति कंपनी का क्या रिस्पॉन्स होगा वो। एंड द डिटेल ऑफ द कंपनीज लीडरशिप, और जो कंपनी की लीडरशिप की डिटेल्स हैं वो सारी भी उन्हें उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, सेबी रिव्यूज द ड्राफ्ट एंड इशूज द फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर फ्रॉम सेबी। सेबी क्या करती है, जब वो ड्राफ्ट कंपनी का आता है सेबी के पास, सेबी उसे रिव्यू करती है, उसे चेक करती है, देखती है एंड देन इशू कर देती है फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर। सेबी कंपनियों को इशू कर देती है कि फाइनली अब आप इशू कर सकते हो, अगर उसे सारा कुछ सही लगता है तो। ओके, क्लियर है। अगर सीबी जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लेती कि सारी चीज़ें सही हैं और सब कुछ ट्रू है, किसी भी तरह से इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, तो सेबी फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर जो होता है वो कंपनियों को इशू कर देती है। क्लियर इट। नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट है आपका, इन केस द कंपनी चूजेज द अल्टरनेटिव वे टू फाइल आईपीओ, दैट इज टू से बुक बिल्डिंग प्रोसेस, द सेबी टेक्स 12 months पीरियड टू इशू द फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर। ये तो देखिए सेबी जो इसके फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया, थर्ड पॉइंट में, कि सेबी रिव्यू करती है ड्राफ्ट को और फिर फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर जो वो इशू कर देती है। बट इन केस अगर कंपनी ने अल्टरनेटिव वे यूज़ किया है आईपीओ में इशू करने के लिए, जो कि मैंने आपको एंट्री नॉर्म सेकेंड में बताया, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, अगर कंपनियां बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आईपीओ में शेयर जारी करती हैं, तो जो सेबी है वो 12 months पीरियड लेती है फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर को इशू करने में। मीन्स तब सेबी तुरंत रिव्यू करके इशू नहीं कर देती है, तब बुक बिल्डिंग प्रोसेस के केस में सेबी जो 12 महीने का 1 साल का समय लेती है एंड देन फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर कंपनी को वो इशू करती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, द कंपनी फाइलिंग इज आईपीओ मस्ट हैव हाफ द मेंबरशिप ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स as an independent investor without any obligation to the promoter of the company itself. This helps in safeguarding the interests of the minority shareholders. कंपनी जो कि आईपीओ में फाइल करना चाहती है, मीन्स आईपीओ के थ्रू सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहती हैं, उनका जो हाफ मेंबरशिप है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी ने मेंबर रखा है, उन मेंबर का हाफ मीन्स आधा जो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर होना चाहिए। ठीक है, आधे जो मेंबर होंगे वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स होंगे विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू द प्रोमोटर, और उनका किसी भी प्रकार का कोई दायित्व तो नहीं होगा प्रोमोटर के लिए। ठीक है, और द कंपनी इटसेल्फ मीन्स जो वो हाफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे, उस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स का किसी भी प्रकार का कंपनी के प्रति या उनके प्रोमोटर के प्रति कोई भी ऑब्लिगेशन या दायित्व या लाइबिलिटी नहीं होगी। दिस हेल्प्स इन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, जिससे कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके हितों की रक्षा हो सकेगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट।
नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका, ए कंपनी डेट फाइल्स फॉर द इशू ऑफ अप टू ₹100 करोड़ must file the draft of a document in the regional offices of SEBI। यदि कोई कंपनी, ओके, यदि कोई कंपनी जिसने आईपीओ को अप्रोच किया है, मीन्स जो आईपीओ के थ्रू सिक्योरिटीज़ को जारी करना चाहती है, अगर उसका जो इशू है वो 100 करोड़ रुपया है, ठीक है, अप टू 100 करोड़ रुपीज़ तक है, तो उस कंपनी को जो वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाती है, मैंने बताया आपको इसमें फर्स्ट पॉइंट में कि कंपनी को किसी भी आईपीओ के थ्रू सिक्योरिटीज़ इशू करने के लिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना होता है। तो यदि कोई कंपनी जिसका इशू जो है वो अप टू 100 करोड़ हो, मीन्स 100 करोड़ तक हो, वो कंपनी जो कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाएगी, उसे उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को सेबी के रीजनल ऑफिस में सबमिट करना कंपल्सरी है, ठीक है। तो उस कंपनी को जो कि 100 करोड़ तक जिसका इशू है, वो अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को सेबी के रीजनल ऑफिस में सबमिट करेगी, फाइल करेगी। ओके, क्लियर हो गया। तो ये था आपका सेबी गाइडलाइंस फॉर आईपीओ, जिसमें कि आपके 3 मेन पॉइंट थे, आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे क्या पॉइंट है। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर।